दुनिया के तमाम झमेले मासूम जान पड़ते हैं। एक कदम फिसला और लो आफते जान। जाने जा बराबरी नाम की है कमबख्त दिलरुबा, आते आते रह जाती है हर बार। नमस्ते साथियों, प्लीज सिट डाउन में आपका फिर से स्वागत है। बल्कि बाकायदा प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए। आज हल्की फुल्की बातें करते हैं। बहुत से विद्यार्थियों ने, बल्कि सब्सक्राइबर्स ने, जिन लोगों ने वीडियोस देखे हैं, मेरे नाम को लेकर, जो नाम मेरा इंटरनेट पे दिखाई देता है, मसी जीवी, MASIJEEVI, हिंदी में लिखे तो मसी जीवी, इसे लेकर अपनी जिज्ञासाएं व्यक्त की हैं कि इसका क्या मतलब है। हालांकि रोचक बात यह है कि इंटरनेट की दुनिया में जो पुराने लोग हैं, जो हिंदी इंटरनेट से जुड़े हुए पुराने लोग हैं, वो शायद इस नाम से पहले से इसलिए परिचित हैं क्योंकि मैं मसीजीवी नाम से लंबे अरसे तक ब्लॉग, ये वाला ब्लॉग नहीं जो आज बना रहे हैं, BLOG वाला ब्लॉग नहीं, BLOG वाला ब्लॉग, ब्लॉग वाला, जैसे हिंदी में हम लोग चिट्ठा कहते थे, उससे जो लोग हम लोगों से परिचित हैं वो पहले से जानते हैं कि मैं मसीजीवी नाम से लिखता रहा हूँ। तो जब आप जानना चाहते हैं कि मसीजीवी का मतलब क्या है, तो उसके लिए आपको पहले जानना होगा कि मसी का मतलब क्या है। और कबीर तो कह ही गए हैं, अगर आपको याद हो, कि मसी कागज तो छुओ नहीं, कलम धरी न गही न हाथ। इसका मतलब है, वो कहते हैं कि मैंने मसी यानी कि स्याही और कागज, इन्हें तो आज तक छुआ नहीं और कलम आज तक पकड़ी नहीं। कबीर एक भिन्न संदर्भ में से बात करते हैं, लेकिन हमें यहाँ से मसी शब्द का मतलब आपको अर्थ के तौर पर मिल जाता है। मसी का क्या मतलब हुआ? स्याही। तो जब हम कहते हैं मसीजीवी, वह व्यक्ति जो स्याही से, आसान भाषा में कहें तो लिखने पढ़ने से, अपनी जीविका पाता हो। तो मैं, समझिए, कलम का मजदूर, स्याही का मजदूर, शिक्षक, तमाम शिक्षक, पत्रकार इसी श्रेणी में आते हैं। उस संदर्भ में मैं अपने आप को मसीजीवी कहता हूँ। लेकिन जब हमने आज ये ब्लॉग शुरू कर ही दिया है, तो चलिए कुछ और अपने बारे में बातचीत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह अनौपचारिक बातचीत पसंद आएगी, और यदि आपको लगे कि इस किस्म के ब्लॉग्स की और ज़रूरत है, तो फिर कृपया कमेंट्स में बताइएगा। हम लोग, मुझे खुशी होगी आपसे और ज़्यादा इस किस्म की अनौपचारिक चर्चा करके। तो ये जो बात मैंने अभी ब्लॉगिंग को लेकर कही, जिन लोगों को हिंदी की ब्लॉगिंग के बारे में पहले से ज़्यादा परिचय नहीं है, उन्हें बताना चाहूँगा कि 2003-4 में हिंदी में यूनिकोड आता है। जिन लोगों को नहीं पता, यूनिकोड एक किस्म की फ़ॉन्ट प्रणाली है, जिसके बाद इस बात की आवश्यकता खत्म हो जाती है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में हिंदी का फ़ॉन्ट है या नहीं है, क्योंकि एक पूरी प्रणाली ऐसी आ गई थी, जिसके बाद तभी सिस्टम जो हैं उनमें एक जगह से टेक्स्ट दूसरी जगह पे जा सकता था। और इसने अलग अलग विधाओं को शुरू किया, जिनमें से एक महत्वपूर्ण विधा अपने आप में ब्लॉगिंग थी। हम लोग 2004-5 से हिंदी में ब्लॉग शुरू करते हैं, और हिंदी के ब्लॉग 2010-11 तक काफ़ी लोकप्रिय रहे। इन पर बहुत सारे विशेषांक लिखे गए, अलग अलग जगह पर बात हुई। वहाँ पर एक रोचक बात ये थी, हम लोग मसीजीवी नाम, मैं मसीजीवी नाम से ब्लॉग किया करता था, और हम लोग लंबी चर्चाएं हिंदी की दुनिया में हुआ करती थी। वहाँ से उस संवेदनशीलता की शुरुआत होती है, जिस संवेदनशीलता को लेकर मैं आज इतना आग्रही हूँ, कभी कभी आपको परेशान और चिढ़ा देने की हद तक कहता हूँ कि इंक्लूसिव होना चाहिए, डाइवर्स होना चाहिए, एक तरह संवेदनशीलता होनी चाहिए। तो हम लोग जब ब्लॉगिंग कर रहे थे, और अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग लैंगिकता के लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग वहाँ ब्लॉगिंग करते थे, इस आपसी संपर्क ने मेरे अंदर वह संवेदनशीलता पैदा की। अन्यथा अलग अलग वीडियोस में मैंने बताया है अपने बचपन के विषय में, कि कैसे मैं दिल्ली की बस्ती में पैदा हुआ, और वहाँ से जिस किस्म की असंवेदनशीलता किसी भी व्यक्ति के अंदर पनप सकती है, मुझ में भी पनपी रही होगी। वो तो जागरूक तरीके से हमने कुछ कुछ इसे दूर करने की कोशिश की। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि कोशिश की, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ, मैं क्या, मेरे आसपास के तमाम लोग जानते हैं कि यह चीज़ एक बार में दूर होने वाली नहीं है।
एक छोटी सी चीज से बात करूंगा और उसके बाद एक छोटा सा अंश आपको पढ़ के सुनाऊंगा। हम लोग पुरुष पुरुष के तौर पर जन्म लेते हैं या पता नहीं, लेकिन समाज हमें पुरुष के तौर पर गढ़ता है। सीमोन स्त्री के लिए कहती है कि स्त्रियां पैदा नहीं होती, बनाई जाती हैं। तो स्त्रियां स्त्रियों के तौर पर बनाई जाती हैं या नहीं जाती, इस पर आप बहस कर सकते हैं, लेकिन दावे से ये तो कहा ही जा सकता है कि पुरुष पुरुष के तौर पर बनाए जाते हैं। और जब वो बनाए जाते हैं, स्त्रियां जब स्त्री के तौर पर बनाई जाती हैं, तो उनके पास इस बात के लिए अलग से इंसेंटिव है कि वो इस के खिलाफ लड़े। पूरा फेमिनिज्म इसी बारे में है। उनके अधिकार छीने गए। जब आपके हक छीने गए हैं तो आपके पास एक अतिरिक्त लाभ की स्थिति है उसे लड़ने के लिए। जब आप लड़ेंगे तो आपको हक मिलेंगे। लेकिन जब पुरुषों को पुरुषों के तौर पर गढ़ा जाता है, तो उनके पास ऐसा कौन सा अतिरिक्त लाभ है जिसके लिए उन्हें मनाया जा सके कि भैया आपको बहुत गलत गढ़ लिया गया है, इसे ठीक किया जाना चाहिए। हमें ऐसा लगता है, लेकिन जब आप गहराई से स्त्रीवाद को समझते हैं तो आप जानते हैं कि पुरुषों ने भी इस पितृसत्ता से, ये जो पुरुषवाद चारों तरफ है, इसके कारण बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें खोई हैं। जो लोग मसीहजीवी से परिचित हैं वो जाहिर है कि इस पूरी चर्चा से भी परिचित हैं, लेकिन जो वीडियोस के माध्यम से मुझे देख रहे हैं उन्हें शायद ये बात फिर भी मेरे मुंह से नहीं लग रही होगी। तो बातचीत शुरू करते हैं उस किताब से जिस किताब में मैं इन चीज़ों को पढ़कर विशेष तौर पर आपके सामने रखना चाहूँगा, और इसकी खास वजह है। ये किताब काफ़ी चर्चित किताब रही वाणी प्रकाशन से, पतनशील पत्नियों के नोट्स। और ब्लॉगिंग की दुनिया वाले लोग मुस्कुरा रहे होंगे क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये जो किताब है, यह जिस लेखिका ने लिखी है, उस लेखिका ने किताब को गढ़ने में जितनी ताकत लगाई है, उससे कहीं ज़्यादा ताकत विजेंद्र को, मसीहजीवी को गढ़ने में लगाई गई है। नीलिमा की किताब है। नीलिमा आप जानते हैं कि मेरी सहधर्मिणी है, उनसे मैं लगातार सीखता हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं। उन्होंने जब ये किताब लिखी, और किताब अपने आप में ही बताती है पतनशील पत्नियों के नोट्स, तब बहुत सारी टिप्पणियाँ पूरे इंटरनेट के जगत पर पतनशील पत्नी के पति को लेकर आई। जबकि सच्चाई ये है कि ये किताब अपने आप में उन लोगों को संबोधित कर देती है। तो क्यों ना उस दो छोटे छोटे हिस्सों को पढ़ा जाए जिनमें यह बात सामने आती है कि स्त्रीवाद के समय में पुरुषों की क्या स्थिति है। स्त्रीवाद क्यों पुरुषों को भी मनुष्य बनाने की उतनी ही कोशिश करता है जितना स्त्रियों को हक दिलाने की कोशिश करता है। इस बात से पता लगे कि क्यों इस बात को समझा जाए कि स्त्रीवाद पुरुषों के विरुद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका तो प्रोजेक्ट ही है। पुरुषों को पुरुषवाद ने जो मनुष्य नहीं रहने दिया है, इंसान नहीं रहने दिया है, उन्हें इंसान बनाया जाए। एक छोटा सा सेगमेंट है इस पुस्तक का जो कहता है, ताले जज्बातों वाले। पुरुषों को भी घर की छिपकलियों, कीड़ों मकोड़ों से डरने और आउच करके बिदकने का, छिपने का हक है। उन्हें यह जताने का भी अधिकार है कि दबंग पड़ोसी और गुंडे सरीखे लोगों से पंगा मोल लेते हुए उनका सीना धक धक किया करता है। उनको भी गमी खुशी के मौकों पर जज्बाती होकर रुमाल से अपने अश्क पोंछने का हक है। दर्द होने पर, खस्ता हाल होने पर, पस्त मन होने पर करहा उठने का बराबर हक है। उनको पूरा हक है कि पति बेटों को कमाऊ मशीन समझने वाली बीवियों, माओं से खुलकर कह सकें कि वे कोलू के बैल की मानिंद नहीं कमा सकते। उनको पूरा हक है कि वो हक के साथ कह सकें कि उनको खुद को मर्द साबित करने के लिए बहनों, माओं, बीवियों के आगे बेखौफ 56 इंच की मजबूत छाती धरे चलने का नाटक करने से वहशत करती है। बरखुरदार जान की अमान पाऊं तो कहूं, अजी यही कि नाजुक से दिल वाले, सीने में भरे जज्बात आंखों में बरसाने वाले, अपनी कमियों कमजोरियों पर शर्मिंदा न होने वाले, भाव भरे चेहरे पर वाले पुरुष
पुरुष से मिलकर मुझे यह दुनिया और प्यारी सी, सतरंगी सी, बेहद खुशनुमा लगने लगती है। जी करता है गले लगा लूं। यह एक सेगमेंट था जो मैं आपके सामने पढ़ना चाह रहा था। क्यों स्त्रीवाद को के लिए पुरुषों को आभारी होना चाहिए। इसका दूसरा हिस्सा कि अगर बराबरी आ ही जाए तो उससे क्या होगा। इसमें जो तंज है, मैं चाहता हूं कि उस हिस्से को जरा थोड़ा ध्यान से देखें। यह बराबरी की 56 छुरी, नीलिमा चौहान, पतनशील पत्नियों के नोट्स, वाणी प्रकाशन, वहां से आई किताब से है। बराबरी की 56 छुरी। फेमिनिज्म के समर्थक पतियों की जान को हजार गम होते हैं। जो लोग जानना चाहते हैं पतनशील पत्नियों के पति क्या सोचते हैं, उसको लेखिका कैसे देखती है, उसे देखें कि फेमिनिज्म के समर्थक पतियों की जान को हजार गम होते हैं और उन गमों को समझदार साझीदार गमों का समझदार साझीदार कोई नहीं होता। रिश्तेदारी में जोरू का गुलाम कहलाना पड़ता है। नौकर चाकर अर्दली जैसे गमख्वार लोग नामर्द मानकर बेचारा और बेचारगी का मारा कहा करते हैं। तरक्की पसंद और हमख्याल लोग दर्जा ब दर्जा पहले से भी ज्यादा उदार बनने की नसीहतें नहीं दिया करते, बल्कि आपके हर जुमले के, हर लफ्ज के, हर कौमा से लेकर बारीक से बारीक उतार चढ़ाव तक का जायजा लिया करते। इस मुआयने के दम पर औरतों के लिए सेंसिटिविटी के आपके दावे का गहरा अध्ययन किया करते हैं। ऐसे औरतों के हमचश्म बनने वाले पतियों की जान को घर गृहस्थी के बहुत से काम ही नहीं बढ़ जाते, बल्कि उनको खुशी खुशी किया जा रहा है कि नौटंकी को भी अंजाम देना होता है। अपने मर्दानेपन को अंदरूनी तिजोरी में कैद करके चाबी संभाल कर रखने की कवायद को अपनी फितरत की तरह पेश करना होता है। आठों पहर एक हम दुश्मन को हम तराजू की तरह देखना पड़ता है, बीवियों के हम कदम की तरह चलना पड़ता है। थके हारे एक साथ घर पहुंचे, दोनों बंदों में से कौन राहत सामग्री मुहैया कराने के लिए रसोई तक का जानलेवा सफर तय करेगा, ऐसे मुश्किल हालात अक्सर सामने खड़े हो जाते हैं। ऐसे में सोफे पे पसरे हुए पति नामक जीव का जलता हुआ जी कहता है कि इस बराबरी नाम के पालतू जानवर को उतरा हुआ जूता फेंक कर मारे और जुराबों को सोफों की तलहटी में दफन कर दे कि बाकी बाद में देखा जाएगा। एक बारगी तो ऐसे हकपसंद पति का जी चाहता है कि अपने खते पेशानी पर जार जार रोए और चीख चीख कर कहे कि हाँ, मैं एक जालिम, कमजर्फ, दकियानूस पति हूं, कर लो मेरा क्या करोगे, बहुत हुआ, अब मैं जीना चाहता हूं वैसे ही जैसे दुनिया के सारे पति जी रहे हैं। यह लाजमी जानिए सर कि निर्मल मन वाले ईमानदार पति का मन हुकूके निस्वानी की लंबी डगर देख देख कर पस्त हुआ जाता है। इतनी गार में गिरी हुई, सदियों की दबाई हुई, सबकी सताई हुई जनानियों का उद्धार बेचारी एक अकेली जान के सहारे कैसे हुआ करे। इनकी एक मुसीबत को काटने चलो तो चार और पैदा हो जाती। चलिए वो भी जाने दीजिए, आप इसका भी लगाइए कि ऐसे दिलदार, समझदार, अपने पर आफतें लेकर औरतों को आगे बढ़ाने वाले आदमी को मिलता क्या है। मर्दों के वजूद का मौका बेमौका मखौल उड़ाने वाली बीवी, अपने अपने में रहने की फिराक वाली बीवी, खुद को मर्दजात के माफिक मानकर हुक्मबाज करने वाली बीवी, पति की अहमियत को कमतर समझकर उसके एहसानों का ढर्रा ही मानकर बैठने वाली बीवी। अजी क्या जुल्म है, अजी क्या जुल्म है कि दोनों को ही यह समझ ना आए कि दूसरे से दबना दबाना सब दो टके के वहम है कि हकीकत। राम जाने इस तनातनी में कितना मैं है और कितना आत्मगौरव,
कितना अपने को बचाना है और कितना दूसरे को हराना, कितना सार है, कितनी साजिश। देखिए जी, बराबरी है ही ऐसी शय जिसका ग्राफ शेयर बाजार के ग्राफ से भी ज्यादा बदमिजाज हुआ करता। साला बाजी, कम वक्त, उठता उठता अचानक किसी फूंक भर से मुंह के बल आन गिरता है। जाने जा बराबरी नाम की है कमबख्त दिलरुबा आते आते रह जाती है हर बार, दोगली और दगाबाज, एहसान फरामोश। मुई को हर कदम पर इम्तिहानात लेने देने होते हैं, रस्सा कशी को अपनी जान पर खेल कर दिखाना होता है। एक कदम फिसला और लो आफते जान। बराबरी की सेटिंग करने करने में ही दुनिया के तमाम झमेले मासूम जान पड़ते हैं, जबकि मन कहता रह जाता है कि आखिर और भी कम है जमाने में बराबरी के सिवा। अरे बराबरी बच्चे की जान लेगी क्या। शुक्रिया दोस्तों, आपसे बात करके मुझे मजा आया। उम्मीद करता हूं कि आपको भी मेरी बातचीत पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगले ऐसे ही किसी ब्लॉग में। शुक्रिया।